अस्सलाम वालेकुम क्लास। और नेक्स्ट चैप्टर इज़ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है कि जब भी हम कोई कैपिटल ऐसे डिस्पोज ऑफ करते हैं, जिसको हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी कह सकते हैं, जैसे हमारी बिल्डिंग होगी, मतलब कोई भी कैपिटल हो गया है, लैंड होगी, तो उसको जब हम सेल करते हैं और उसके ऊपर से हमें गेन होता है तो वो हमारा कैपिटल गेन होता है। यानी कि लैंड ना सस्ती लिए महंगी बेचती है ना, तो जो उसके ऊपर हमने गेन लिया है वो हमारा कैपिटल गेन है, बिकॉज हमने कैपिटल एसेट को सेल किया था और उससे हमें गेन हुआ है। कैपिटल गेन की डेफिनेशन में उसने लिखा है, कैपिटल गेन इज़ एन गेन अराइजिंग फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट, कि हमने किसी भी कैपिटल एसेट को बेचा है, डिस्पोज ऑफ किया। सच इनकम विल बी चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन, उसको हम इनकम को कैपिटल गेन के अंडर ट्रीट करेंगे, उसका टैक्स वहाँ पे लगाएंगे। एंड शेल बी डीम टू बी द इनकम ऑफ डैट ईयर इन द डिस्पोजेबल टुक्स प्लेस, और जिस साल हमने उसको बेचा है उस साल उसकी इनकम वहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट होगी। उसके बाद है हमारे पास कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन में कि हम इसको कैलकुलेट करें कितना गेन हुआ है और डिस्पोज ऑफ करके उसको कैसे ट्रीट करना है, और अगर लॉस हुआ तो उसको कैसे हमने ट्रीट करना है। गेन अराइजिंग फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट अदर देन सिक्योरिटीज हेल्ड बाय पर्सन शेल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग प्रोसीजर। उसने कहा कि सिक्योरिटीज़ के अलावा जो हमने सिक्योरिटीज़ हेल्ड, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ होती हैं हमारे पास, उसके अलावा जो हमारे पास कैपिटल एसेट्स होते हैं उनका गेन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कंप्यूट करेंगे। अगर हमारे पास सबसे पहली कंडीशन है कैपिटल एसेट है इन द फॉर्म ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की सूरत में, तब हमने क्या करना है, इफ़ अ पर्सन डिस्पोज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ही हैज़ टू पे टैक्स ऑन द कैपिटल गेन्स ऑन सच डिस्पोजल। अगर उसने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची है, इमूवेबल जिसको हम मूव नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर तो इमूवेबल प्रॉपर्टी 1 साल तक उसने रखी है, हेल्ड अप टू 1 ईयर, द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल विल बी 10%, तब उस पर 10% टैक्स लगेगा। और अगर मोर देन 1 ईयर या मोर देन 2 ईयर्स रखी है, फिर उसके ऊपर 5% टैक्स लगेगा कैपिटल गेन का, जितना उसने गेन किया। यानी कि अगर लैंड हमारे पास थी 10 लाख की और अगर हमने उसको बेच दिया 15 लाख का, तो गेन कितना हुआ, 5 लाख का। तो 5 लाख के ऊपर 10% टैक्स लगेगा अगर हमने लैंड को सिर्फ 1 साल अपने पास रखा था, और अगर 2 साल से ज़्यादा रखा था तब उसके ऊपर टैक्स लगेगा 5%। उसके बाद है डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट्स विद इन 12 मंथ्स व्हेन द कैपिटल गेन हैज़ अराइजन एज अ रिजल्ट ऑफ disposal of capital assets within 12 months from their date of acquisition in the hands of, then apply the following in the hands of person, then following formula will be applied। उसने कहा कि अगर हमने एसेट लिया था और उसको हमने 12 महीने में अपने पास नहीं रखा, विद इन 12 मंथ्स यानी कि विद इन 1 ईयर हमने उसको सेल कर दिया, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो उसका जो है हम क्या करेंगे, उसका कैपिटल गेन कैसे कंसीडर करेंगे, ए माइनस बी, यानी कि कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द पर्सन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल गेन। और ये भी होता भी ऐसे ही है कि कैपिटल गेन था ना, गेन कैसे होता है कि जितने का हमने लिया था उस अमाउंट को जितने का हमने बेचा उससे माइनस कर देंगे, यानी कि कंसिडरेशन जो अमाउंट हमने रिसीव की उसको डिस्पोज ऑफ करने में, उसमें से एसेट्स की कॉस्ट माइनस की, तो हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल गेन आ गया। अगर उसने कहा अगर ये कैपिटल एसेट उसके पास कुछ कंडीशन था, उनकी वजह से उसके पास आया था कि उसे किसी ने गिफ्ट दिया था, अंडर गिफ्ट, बिक्वेस्ट और विल, किसी ने इनहेरिटेंस में हमें जो विरासती जायदाद थी वो कोई मिली थी, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट और डिसोल्यूशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑन द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, या कंपनी लिक्विडेट हुई थी उसके बाद हमें एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, यानी कि हमें किसी ने गिफ्ट दे दिया था, इनहेरिटेंस में कोई चीज़ मिल गई थी, या फिर एसेट्स हमने कंपनी में शेयर्स थे और वहाँ से एसेट्स लिक्विडेट हो रहे थे और वो हमें मिल गए थे,
तब जो है उन एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑन द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर और एक्विजिशन बाय द पर्पस विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट। कि जिस डेट पे हमें किसी ने गिफ्ट किया था, जिस डेट पे हमें वो एसेट मिला था जो कंपनी लिक्विडेट हुई थी, या फिर अगर हमें किसी ने इनहेरिटेंस में दिया जिस डेट पे हमें मिला था, उस टाइम जो एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसको हम उसकी कॉस्ट कंसिडर करेंगे। ठीक है। फॉलोइंग एक्सपेंस शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ एन एसेट। Any expense incurred by the person that is allowed as a deduction. Any expense incurred by a person that is not wholly exclusive in connection with the disposal of asset. अब यहाँ पे बात कर रहा था, पहले उसने बात की कैपिटल गेन की, यानी कि आपने कोई भी प्रॉपर्टी बेची उसके ऊपर जो गेन हुआ वो कैपिटल गेन है। फिर उसने बात की कि कैपिटल गेन कब होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, यानी कि अगर वो प्रॉपर्टी मूव नहीं कर सकती, जैसे कोई लैंड है और अगर आपने उसको 12 महीने तक रखा, मतलब एक दिन ईयर सेल कर दिया, तो उस पर हमें टैक्स लगेगा 10%, और अगर हमने उसको मोर देन 2 ईयर्स रखा तो टैक्स लगेगा 5%। फिर उसने दूसरी बात की कि अगर हम 12 महीने के अंदर अंदर चीज़ बेच देते हैं तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि जो उसकी कॉस्ट थी वो, और उससे ऊपर जितने पैसे हमें रिसीव लिए, जितने पैसे हमें मिले उसमें उसकी कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास कैपिटल गेन आ जाएगा। लेकिन अगर हमें किसी ने गिफ्ट दिया हुआ है या हमें किसी कंपनी की लिक्विडेशन से चीज़ मिल रही है, तब तो हमें नहीं पता ना वो चीज़ कितने की आई थी। जाहिर सी बात है, हमें किसी ने गिफ्ट किया है या हमारे दादा की तरफ से हमें इनहेरिटेंस में घर आ गया है, तो हमें नहीं पता उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आई थी। तो वो जिस टाइम हमें रिसीव हुआ है, जिस दिन हमें वो ट्रांसफ़र हुई है हमारे नाम, तो उस केस में उसी दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसको हम उसकी कॉस्ट कंसीडर करेंगे, और उसके ऊपर भी हम जितने का बेचेंगे उसको हम कहेंगे कि ये इसका गेन था। डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट्स आफ्टर 12 मंथ्स। अगर तो 12 महीने गुजर जाने के बाद वो उसको डिस्पोज ऑफ करने लगा है। वेयर द कैपिटल गेन हैज अराइजन एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट्स आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ अप्लाई द फॉलोइंग फार्मूला C मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 4। अगर तो हमने एसेट को, कैपिटल एसेट को अपने पास अपनी प्रॉपर्टी में रखा है मोर देन 12 मंथ्स, 12 महीने से ज़्यादा, तब हम कैपिटल गेन के लिए फार्मूला ये करेंगे C मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 4। C क्या है, इज द अमाउंट गेन डिटरमिन्ड एज अबव। नो टैक्स विल बी पेएबल इफ द इमूवेबल इज प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर मोर देन 2 ईयर्स। और अगर 2 सालों से ज़्यादा अगर हमने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारे पास रखी है, 4 साल रखी है, फिर हम उसके ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करेंगे, उसके ऊपर हमारे पास कोई टैक्स नहीं आएगा। डिडक्शन ऑफ कैपिटल लॉस। अब वो कह रहा है कि अगर हमें कैपिटल लॉस होता है, अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि जब भी हम कोई चीज़ बेचें हमें फ़ायदा ही हो, हमें लॉस भी हो सकता है। और अगर हमें लॉस होगा तो हमें कितनी डिडक्शन अलाउ हैं टैक्स अथॉरिटीज़ की तरफ से। इफ़ द कंपटीशन द इनकम ऑफ ए पर्सन चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन द लॉसेस ऑन डिस्पोजेबल ऑफ कैपिटल एसेट शैल बी ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग प्रोसीजर। कि अगर हमें कोई लॉस इनकर हो रहा है तो हम कैसे उसे कंसीडर करेंगे। एनी लॉस और डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट बाय पर्सन ड्यूरिंग द ईयर शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल गेन। कोई भी लॉस हुआ तो उसको हम कैपिटल गेन से डिडक्ट कर देंगे। नो लॉस शैल बी डिडक्टेड ऑन डिस्पोजेबल ऑफ कैपिटल एसेट वेयर अ गेन इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। अगर तो हमारा गेन भी केवल कोई टैक्स नहीं लग रहा था तो उसका लॉस भी डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें गेन के ऊपर भी हम टैक्स नहीं पे कर रहे थे, इसलिए हमें लॉस के ऊपर भी कोई डिडक्शन नहीं होगी। लॉस अराइजिंग, पहला पॉइंट क्या था उसने बताया, एनी लॉस ऑन डिस्पोजेबल कैपिटल एसेट बाय द पर्सन ड्यूरिंग द विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल गेन। उसने कहा है कि एक बंदा जिसको लॉस हो रहा था उसको हम जो है तब अपने कैपिटल गेन में से माइनस कर देंगे, और अगर उससे कोई लॉस हुआ है लेकिन उसने कैपिटल गेन के ऊपर भी कोई टैक्स पे नहीं किया तब कोई डिडक्शन अलाउ नहीं है। नंबर 3 क्या है, लॉस अराइजिंग फ्रॉम द डिस्पोजेबल ऑफ कैपिटल एसेट शैल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू A माइनस बी। ए क्या थी कॉस्ट और बी क्या है कंसिडरेशन रिसीव है, यानी कि कॉस्ट कम होगी। अब पहले क्या था A माइनस बी क्या, अब हमने ए क्या है कॉस्ट ऑफ एसेट है कि अगर 1 लाख इसकी कॉस्ट थी और कंसिडरेशन 90,000 रिसीव हुई है तो A माइनस बी हम इसका लॉस को कैलकुलेट कर लेंगे। इन केस in case A the following expense shall not be included in cost of asset। कि कोई भी अगर उसने इसके ऊपर एक्सपेंस किया है जिसके ऊपर डिडक्शन अलाउ थी, तब हम उसका एक्सपेंस कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर उसको ऑलरेडी डिडक्शन अलाउ थी।
and any expenditure incurred by a person that is not wholly exclusive in connection with the disposal। और जब बेचते हुए कोई एक्सपेंस हुआ है लेकिन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, वो डायरेक्टली डिस्पोजेबल के लिए यूज़ नहीं हुआ, तो तब भी हम उसको उसका एक्सपेंस ट्रीट नहीं करेंगे। यानी कि अगर हमें लॉस हो रहा है और हमने उसका लॉस के अंदर ये देख रहे हैं कि हमने मतलब कोई एक्सपेंस इनकर किया, लेकिन एक्सपेंस इनकर किया लेकिन उसका डिस्पोजेबल से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको डिस्पोज ऑफ करने से कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम उसको एज एक्सपेंस ट्रीट नहीं करेंगे। और अगर उसको उस एक्सपेंस पे ऑलरेडी डिडक्शन अलाउ थी हमें, तो हमें पहले से हम उस पर फ़ायदा ले रहे हैं टैक्स अथॉरिटी से, तब भी हम उसको एज अ टैक्स ट्रीट नहीं करेंगे। नो लॉस शैल बी रिकग्नाइज्ड अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ऑन द डिस्पोजेबल ऑफ फॉलोइंग कैपिटल एसेट्स। इनके ऊपर अगर पेंटिंग है, ज्वेलरी है, मैन्युस्क्रिप्ट है, पोस्टेज है, कॉइन है, एंटीक है, तो उसके ऊपर कोई भी लॉस रिकग्नाइज्ड नहीं होगा। उसके बाद है कैपिटल लॉस ऑन द सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। The procedure for taxation of capital gain arising on the sale of securities is different as compared to other capital gains। सिक्योरिटीज़ का जो हमारे पास कैपिटल गेन का ट्रीटमेंट होता है वो डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कैपिटल गेन्स। इसीलिए हमने ऊपर जब लिखा था, हमने कहा था कि हम सारे कैपिटल एसेट्स ले रहे हैं लेकिन इसके अंदर हम सिक्योरिटीज़ को कंसीडर नहीं कर रहे। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि हमने कोई पब्लिक कंपनी के शेयर परचेज़ किए हुए हैं, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन का कोई वोचर है, कोई डेट सिक्योरिटीज़ है, कोई मुदारबा सर्टिफिकेट है, कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ है, इंस्टीट्यूशन है, तो उसके ऊपर जो हमें गेन हो रहा है तो उसको हमने कैसे ट्रेड करना है। तो कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ ऑल दीज आर एग्जाम्प्ट अप टू 30 जून 2010। 30 जून 2010 तक इन सब के ऊपर हमें इनके ऊपर जो था वो एग्जाम्पशन हासिल थी। If a security is sold on or after 1st July 2010, no matter when it was purchased, capital gain arising from the sale will be taxed। अब 1 जुलाई 2010 के बाद जो भी आपने सिक्योरिटी लिया उसको बेचने में आपको टैक्स लगेगा, ज़रूरी चाहे आपने जब भी ली हो। टैक्सेशन प्रोसीजर एंड डेट्स आर डिफरेंट एज कम्पेयर टू अदर कैपिटल गेन्स। वो कहते हैं होल्डिंग पीरियड ऑफ सिक्योरिटी। होल्डिंग पीरियड ऑफ सिक्योरिटी मीन्स द पीरियड बिटवीन डेट ऑफ एक्विजिशन एंड डेट ऑफ डिस्पोजल। यानी कि जब आपने चीज़ सिक्योरिटी का होल्डिंग पीरियड क्या होता है कि जब आपने परचेज़ की थी, जब आपने सेल की थी, उसके दरमियान जितना टाइम आपने अपने पास रखी उसका है होल्डिंग पीरियड ऑफ सिक्योरिटी। इफ़ द होल्डिंग पीरियड ऑफ सिक्योरिटी इज़ 1 ईयर और मोर, एनी कैपिटल गेन ऑन इट सेल इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। अगर होल्डिंग पीरियड ज़्यादा है 1 ईयर या 1 ईयर से और मोर, तो फिर उसके ऊपर जो है कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स एग्जेम्प्ट है। और अगर जो है मोर देन 6 मंथ्स है बट लेस देन 12 मंथ्स है, कैपिटल गेन विल बी ट्रीटेड इन सेपरेट ब्लॉक्स। या उससे नीचे आपको स्लॉट्स दी हुई हैं। और अगर लेस देन 6 मंथ्स है तब ये स्लॉट्स दी हुई हैं। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। अबव रेट्स आर एप्लीकेबल अप टू टैक्स ईयर 2014 थ्रू फाइनेंस एक्ट। द रेट ऑफ टैक्स हैज़ बीन अनाउंस्ड एज फॉलोज। तो ये उसने आपको इसका ट्रीटमेंट दिया हुआ है। आप ये चैप्टर आप लोग ने यहीं तक ही करना है। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।